Hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अभी तक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट और रहता है जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें या ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो वो टेक्नोलॉजीज़ जिनमें सोर्स का मतलब देखिए, सोर्स इज सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स क्या होता है? सोर्स कोड। सोर्स क्या है यहाँ पे? सोर्स कोड। सो ऐसी टेक्नोलॉजी जिनमें सोर्स कोड ओपन होता है उनको क्या बोला जाता है? सोर्स कोड टेक्नोलॉजीज। बात समझ आई? वैसी टेक्नोलॉजी जिनमें सोर्स कोड ओपन रहता है उनको बोला जाता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। या फिर हम बात करें कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनमें सोर्स कोड जो होता है वो यूज़र के यूज़ के लिए या फिर बात करें स्टडी के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है, सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ओपन सोर्स सिस्टम के फादर की तो वो हैं रिचर्ड स्टैलमैन। क्लियर? अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करा जाता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप कौन करता है? उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर प्राइमरी डेवलपर, ऑथर, मेंटेनर या फिर ऑनर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले पर्सन को प्राइमरी डेवलपर, ऑथर, मेंटेनर या फिर ऑनर कहा जाता है। अब ये प्राइमरी डेवलपर सोर्स कोड का यूज़ करता है और सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर सोर्स कोड जिसका यूज़ किया प्राइमरी डेवलपर ने वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस सॉफ्टवेयर को या वो जो प्रोग्राम होगा, सोर्स कोड होगा जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था। अब जब ट्रांसलेटर के थ्रू सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है तो फिर वो इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के पास जाती हैं। क्लियर? अब देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये वाला जो पार्ट है दैट इज सोर्स कोड, वो फ्रीली अवेलेबल होता है। क्लियर? अब लास्ट लेक्चर में मैंने एक और चीज़ बताई थी, एक छोटी सी टर्म थी, दैट वाज कर्नल। ठीक है, अब ये कर्नल क्या होता है? कर्नल क्या होता है? मैंने बताया था कि ये मान लीजिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको कर्नल बोला जाता है। इनर मोस्ट पार्ट जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको कर्नल बोला जाता है। ठीक है, या फिर उसको न्यूक्लियस या फिर कोर भी बोला जाता है, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो जो मेन वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का, उसमें उसका जो कर्नल होता है, कर्नल को अगर कोई भी सेकेंडरी डेवलपर है वो चेंज नहीं कर पाता है। सेकेंडरी डेवलपर बाकी प्रोग्राम में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, बाकी प्रोग्राम्स, ये जो शेल्स की फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ, बाकी पूरे प्रोग्राम में चेंजेस ला सकता है, लेकिन जो कर्नल पार्ट रहता है उसमें, सॉफ्टवेयर का जो कर्नल पार्ट रहता है उसमें सेकेंडरी डेवलपर या कोई भी यूज़र जो मॉडिफिकेशन करना चाहता है वो कर्नल को मॉडिफाई नहीं कर पाता। इसमें कर्नल जो है वो मॉडिफाई नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शेल्स या फिर प्रोग्राम को जो है अभी मैंने बताया कि उनको हम चेंज ईजिली कर सकते हैं, लेकिन कर्नल को चेंज नहीं किया जा सकता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक थोड़ी सी, फिर मैं वापस इस टॉपिक पे आऊँगा। एक होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी हम तो बात कर रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, लेकिन देखिए अगर बात करें क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है मैंने बताया भी था, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर लूँ कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, और इसमें, इस सॉफ्टवेयर में पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाता। किसका? सोर्स कोड का। मतलब आप इसमें ना ही तो देख सकते हो सोर्स कोड को, ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो। प्लस जो चीज़ मेरे को बतानी थी वो ये है कि क्लोज सॉफ्टवेयर का जो लोगो होता है वो रेड कलर का होता है और गेट जो है उसमें अपवर्ड साइड होता है। बात करें अगर ओपन सॉफ्टवेयर की
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो पब्लिकली हर एक यूज़र के लिए अवेलेबल होता है, जो भी इसका यूज़ करना चाहता है, ठीक है। और जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो इजीली इसको रीड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इसके सोर्स कोड को, ठीक है, अगर वो चाहें तो। और इसका लोगो कैसा होता है? इसका लोगो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्रीन कलर का लोगो होता है और इसमें डाउनवर्ड साइड गेट होता है। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में और थोड़ी सी, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को कि प्राइमरी डेवलपर क्या करता है? सोर्स कोड का यूज़ करेगा और फिर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेगा और फिर यूज़र जो हैं वो इंटरनेट से इसको डाउनलोड करके, मान लीजिए ये कुछ यूज़र्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर को और इसको यूज़ करेंगे। कुछ तो सिर्फ खाली यूज़ के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस का। अब कुछ यूज़र्स जो हैं वो मान लीजिए वो प्रोग्रामर हैं, वो चाहते हैं कि वो इस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस लाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूज़र 1 जो है और यूज़र 4 जो है वो यूज़र्स हैं और वो क्या चाहते हैं कि वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। क्लियर? अब क्या होगा कि जो भी प्रोग्रामर इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहता है उसको डेवलपर भी कहा जाता है, वॉलंटियर भी कहा जाता है और कंट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। जैसे कि यूज़र 4 भी सेम वॉलंटियर है, डेवलपर है और कंट्रोलर है, लेकिन सेकेंडरी डेवलपर जो क्रिएट करता है उसको कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है उसको प्राइमरी डेवलपर कहा जाता है और जो यूज़र या प्रोग्रामर इसमें मॉडिफिकेशन या चेंजिंग लाता है उसको सेकेंडरी डेवलपर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब यूज़र 1 चाहता है कि इसमें कुछ चेंजेस लाएं। जैसे बात करते हैं कि बात करें अगर एक रेसिपी की, ठीक है, एक रेसिपी जो है आप बना रहे हैं और उस रेसिपी में क्या है कि आप 5 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके आप जो है एक रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो इसमें रेसिपी क्या है? रेसिपी इसमें क्या है? रेसिपी जो है वो इसमें सॉफ्टवेयर है और जिन इंग्रेडिएंट्स का आप यूज़ कर रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सोर्स कोड या प्रोग्राम्स कह सकते हैं, ठीक है। अब उस रेसिपी को बनाने के लिए मान लीजिए कि एक कोई सेकेंडरी डेवलपर है, वो चाहता है कि इसमें एक नई चीज़ ऐड करी जाए। सॉरी, जस्ट वेट। सो एक सेकेंडरी डेवलपर जो है वो चाहता है कि इसमें एक और चीज़ ऐड करी जाए इस रेसिपी में। मान लीजिए ये चीज़, ठीक है, 6, वो कुछ एक और चीज़ ऐड करना चाहता है। तो जब वो उस रेसिपी में एक और चेंज लाएगा तो क्या होगा कि चेंज लाने से, जब उसने चेंज लाया और उसका जो चेंज लाया हुआ चेंज जो है सॉफ्टवेयर में, वो प्राइमरी डेवलपर उस चेंज को या उस ब्रांच को एक्सेप्ट करता है। कौन? प्राइमरी डेवलपर जो है वो इस रेसिपी में जो चेंज आया वो उसको अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसको बोला जाता है पैच। अब मैं आपको डायरेक्टली टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो सेकेंडरी डेवलपर मान के चलिए कोई चेंज लाता है या प्रोग्रामर जो है वो चेंज ला रहा है सॉफ्टवेयर में जो कि प्राइमरी डेवलपर को सही लगी या वो उसकी जो लाई हुई चेंज है उसको अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इसको बोला जाता है पैच। क्या बोला जाता है? अगर पैच क्या होता है? पैच होता है जब सेकेंडरी डेवलपर का लाया हुआ कोई चेंज प्राइमरी डेवलपर एक्सेप्ट करता है तो उसको बोला जाता है पैच, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए कि मान लीजिए कि ये जो चेंज लाई थी रेसिपी में, वो चेंज जो है मान लीजिए एक और चेंज आई नंबर 7, ठीक है। अब ये लाई इस यूज़र ने, ठीक है, लेकिन प्राइमरी डेवलपर ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। तो अगर प्राइमरी डेवलपर जो है वो किसी चेंज को जो एक सेकेंडरी डेवलपर ला रहा है या कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको बोला जाता है फॉक। क्या बोला जाता है? फॉक, ठीक है। फॉक क्या होता है? जब कोई वॉलंटियर या प्रोग्रामर या सेकेंडरी डेवलपर जो है अगर सॉफ्टवेयर में मेन वर्जन जो है सॉफ्टवेयर का उसमें कोई चेंज लाना चाहता है जो प्राइमरी डेवलपर एक्सेप्ट नहीं करता, जो प्राइमरी डेवलपर एक्सेप्ट नहीं करता उसको बोला जाता है फॉक। क्लियर है बात? ओके, ऑलराइट। देन अब बात करते हैं, सो आई होप ये समझ आ गया होगा पूरा। देन अब बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। सो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है
पाइथन क्या है? ये एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ कौन करते हैं? जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ये इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और आपको इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं इसमें कि IEEE के अकॉर्डिंगली, IEEE क्या है? IEEE इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉरी। सो इनके अकॉर्डिंगली 2019 की जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी वो थी पाइथन। ठीक है, सो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइनक्स की, तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, एक यूज़र फ्रेंडली और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और इसको कॉमनली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एंड्रॉयड डिवाइसेस में और डेस्कटॉप्स में। ठीक है, देन बात करते हैं GNU की। तो GNU क्या है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या है? एक टूल है, कंपाइलेशन टूल है, कंपाइलेशन टूल्स का कलेक्शन है। ठीक है, या फिर ये कह लें कि GNU जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। GNU क्या है? वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया गया था यूनिक्स की रिप्लेसमेंट में। ठीक है, आपको पता है यूनिक्स जो है वो एक क्लोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यूनिक्स की रिप्लेसमेंट में किसको डिज़ाइन किया गया था? GNU को। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें मोजिला फायरफॉक्स की। ठीक है, तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। लास्ट टाइम मैंने शायद इसके बारे में भी बात करी थी। ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है और एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। और अगर बात करें इसके बारे में कि पूरे वर्ल्ड वाइड ब्राउज़र मार्केट में खाली जो मोजिला फायरफॉक्स है वो 3.98% मार्केट शेयर को होल्ड करता है। और ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है? एंड्रॉयड फ़ोन्स में, इन आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, विंडोज़ में, लाइनक्स में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें VLC मीडिया प्लेयर की, तो VLC मीडिया प्लेयर जो है ये एक मल्टीमीडिया प्लेयर है जिसको यूज़ किया जाता है वीडियो फाइल्स, मीडिया फाइल्स या फिर ऑडियो फाइल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें लिब्रे ऑफिस की, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगेन, और एक कंप्लीट ऑफिस सूट होता है जो ऑफर करता है प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और डेटाबेसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं GIMP। तो GIMP स्टैंड्स फॉर GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, और ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब चलते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के एडवांटेजेस पे। ठीक है, तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ की एडवांटेजेस अभी हमने बात करी कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सोर्स कोड ओपन होता है, तो मतलब ये फ्री या फिर बिल्कुल चीपर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब ये भी हमने बताया पीछे कि सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोर्स कोड में जो है जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो सोर्स कोड होता है उसमें आप इजीली चेंजिंग कर सकते हैं, इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसमें ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ में कॉपरेशन मिलता है लार्ज कम्युनिटी का वॉलंटरली। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर्स जो होंगे वो अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें या चेंजिंग करना चाहें तो इसमें इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर क्लोज सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें एक्सेस नहीं मिल पाएगा पब्लिक को, तो उतना ज़्यादा कॉपरेशन नहीं मिलेगा, राइट। तो बट अगर बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तो उसमें वॉलंटरली कोई भी चेंजिंग कर सकता है, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो कॉपरेशन इसमें एक लार्ज कम्युनिटी का रहता है। इसीलिए ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये फास्ट वे में इवॉल्व होते हैं। ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलती है। और इसमें फीचर्स जो हैं, मान लीजिए मैंने अभी बताया था एक रेसिपी की एग्जांपल ली थी, ठीक है, तो नई नई चीज़ें जो हैं या उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो जो अगर प्राइमरी डेवलपर उनको एक्सेप्ट करता है तो वो फिर आपको नए नए फीचर्स जो हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में। और इसकी क्वालिटी भी, क्योंकि आइडियाज़ की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आइडियाज़ जो हैं इसमें आना शुरू होते हैं, या प्रोग्रामर जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना शुरू करते हैं और इनमें एक्स्ट्रा फीचर्स को भी ऐड करते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। ठीक है, अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की क्या हैं? देखिए, मैलिशियस यूज़र्स, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि कोई भी यूज़र जो है वो कुछ भी
बैड कंटेंट या बैड क्वालिटी का कंटेंट जो है वो ऐड करना चाहे, तो प्राइमरी डेवलपर जो है वो उसको प्रॉपरली ना चेक करे तो हो गया ना पूरा का पूरा ख़राब। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जिसको हम फॉक भी कहते हैं, अगर वो अपने वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब जो प्राइमरी डेवलपर को अगर जो चेंज एक सेकेंडरी डेवलपर करना चाहता है तो वो अगर नहीं करेगा तो फिर तो उसको फॉक बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कर लिया तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि एक एडवांटेज इसकी ये भी है कि जो सोर्स कोड रहता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है समझने में। ठीक है, उसको वो इजी नहीं होता, उसको ईज़िली समझ में नहीं आता, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, लैक फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या मतलब कि देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उतना ज़्यादा अर्निंग तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी लैक करती है। अब कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में तो आपको बताएंगे कि हाँ ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ लास्ट में आपकी ये ना जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, तो पहले तो आपको बोला जाएगा कि हाँ फ्री है, लेकिन बाद में आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है। ठीक है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होती हैं उनकी एक डिसएडवांटेज जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी भी है, मतलब ये हार्डवेयर डिवाइसेस को पे इजली सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब बात करें लास्ट इसमें, तो एक वेबसाइट जहाँ पे आपको मेजॉरिटी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलते हैं उसका नाम क्या है, github.com। सो ये github.com क्या है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको मेजॉरिटी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं वो मिलते हैं। क्लियर, तो एक छोटा सा टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एग्जांपल्स की बात करें या फिर जो डायग्रामेटिकली मैंने आपको ये चीज़ समझाई, सो इसमें जैसे फॉक हो गया, पैच हो गया, कर्नल की बात करें कि कर्नल जो है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कर्नल होता है, कर्नल जो होता है उसको एक यूज़र असेस नहीं कर पाता, या फिर ये कहें कि यूज़र जो है वो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता। सो इन कुछ मेन चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो आई होप कि आज का जो लेक्चर था कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ पे वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अगेन जो भी नए यूज़र्स हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं या जो वीडियोस देख रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियोस जो अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।